सोचे, तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ सामने आई पुतिन की तस्वीर। पुतिन के साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखा मिलिट्री ऑफिसर। मॉस्को में न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे पुतिन। पुतिन दरअसल आज पहुंचे थे वहां पर एक रूसी नेता को श्रद्धांजलि देने, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको श्रद्धांजलि देने गए थे पुतिन, और उनके साथ ये दिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी घटना है। कैसे पुतिन, अब ये एक और पोस्चरिंग का पार्ट हो सकता है। जब 28 फरवरी को पुतिन ने कहा था कि उनकी न्यूक्लियर आर्सेनल रेडी है, तब वो अमेरिका को संदेश दे रहे थे कि यूक्रेन के मामले में इंटरफेयर ना करो। लेकिन अब ये मैसेज किसको दिया जा रहा है? डोनबास मिसाइल अटैक के बैकड्रॉप में यूक्रेन का कहना है कि डोनबास में दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयावह हालात हो सकते हैं। लेकिन कल जो कुछ यूएन जनरल असेंबली में हुआ, उससे तो तीसरे विश्व युद्ध की भी स्पष्ट संकेत मिलने शुरू हो गए। रूस ने यूएनएचआरसी से सस्पेंड होने के बाद रूस और अमेरिका वाले दो क्लियर कट ग्रुप सामने आ गए हैं। एक तरह से यूएन जनरल असेंबली में साफ हो गया कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो कौन कहां जाएगा। इसे समझने के लिए कल की वोटिंग वाला मैप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। कल रूस के सपोर्ट में 24 देशों ने वोटिंग की। बड़ी बात यह है कि इसमें चीन, बेलारूस, क्यूबा, सेंट्रल एशिया के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जैसे देश शामिल हैं। ईरान भी एक तरह से अगर कहा जाए तो ये नए एक्सिस पावर्स की तरह दिखाई दे रहा है, आपके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के साथ जापान शामिल है। 93 देशों का ग्रुप बनता दिखाई दिया। यानी अगर जंग हुई तो वर्ल्ड वॉर का सीन बना तो फिर ये सारे मुल्क रूस के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। हैरानी इस बात की है कि जिस लीबिया को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया, वो भी अमेरिका के साथ ही वोटिंग के दौरान खड़ा नजर आया, जिसे यूएनएचआरसी से 2011 में हटा दिया गया था। 2011 में, इमेजिन। इसी तरह एक थर्ड फ्रंट भी है जो न्यूट्रल है, यानी वर्ल्ड वॉर के हालात में भारत, यूएई, साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे मुल्क किसी की साइड नहीं लेंगे, नॉन अलाइन ही रह सकते हैं। यूएनएचआरसी की वोटिंग का एक मतलब और है कि अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर रूस और चीन के सामने यूरोप और अमेरिका का कॉकस मजबूत मौजूद रहने वाला। सवाल यह है कि क्या इस बार यूएनएचआरसी की वोटिंग के बाद रूस अपनी ग्रुपिंग को कैसे मजबूत करेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक बार फिर वैसे ही हालात बन रहे हैं जैसे दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले बन रहे थे। इस रिपोर्ट से समझते हैं क्यों। क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट दब गया? क्या तीसरे विश्व युद्ध का वर्ल्ड मैप आउट हो गया? अब एक बार फिर दुनिया अलाइड और एक्सिस पावर्स में बंटने वाली है। क्या फिर करोड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी? दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स इन सवालों के इर्द गिर्द रूस यूक्रेन जंग के बारूदी बादलों के बीच धुंधले से दिखाई दे रहे भविष्य की तस्वीर समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 24 घंटे पहले दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत में अनप्रेसिडेंटेड घटना घटी। वॉर क्राइम्स के इल्जामों के बीच रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया। रूस यूएनएचआरसी से सस्पेंड हो गया, यानी वैश्विक मंच पर वेस्टर्न कंट्रीज ने पुतिन को ग्लोबली आइसोलेट करने वाले पहले कदम में जीत हासिल कर ली। खूब बयान दिए गए। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसे ऐतिहासिक घटना बताया। बाइडेन ने कहा कि रूसी सेना युद्ध अपराध कर रही है। मानवाधिकार परिषद में रूस का कोई स्थान नहीं है। यूक्रेन ने अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों का शुक्रिया अदा किया।
लेकिन सबको इंतजार था कि रूस इस घटना पर कैसे रिएक्ट करेगा। फाइनली रूस का बयान आया और इसी स्टेटमेंट ने तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे दिया। रूस ने UNHRC से बाहर होने के बाद कहा, दुनिया की 60% आबादी अभी भी हमारे साथ है। रूस के समर्थन में या वोट न करने वाले भी हमारे साथ हैं। हमारे 28 सहयोगी देशों में दुनिया की 1/3 आबादी है। अब तक जो बातें पर्दे के पीछे कही जा रही थी वो अब क्लियर कट हो गई। अमेरिका और यूरोप एक तरफ हो गए, जबकि रूस के साथ कौन कौन देश हैं ये भी क्लियर हो गया। इस गुटबंदी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एग्जाम्पल के जरिए आसान शब्दों में समझते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में 2 ग्रुप थे। एक तरफ एक्सिस पावर्स यानी धुरी राष्ट्र, दूसरी तरफ अलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्र। जर्मनी, जापान और इटली तब एक्सिस पावर्स थे, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ अलाइड पावर्स थे। लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर नए एक्सिस और अलाइड पावर्स कैसे दिखेंगे ये भी समझ लेते हैं। एक्सिस पावर्स के रोल में रूस, चीन, ईरान, मध्य एशिया के कुछ देश, बेलारूस और क्यूबा जैसे देश नजर आ सकते हैं, जबकि अलाइड पावर्स के तौर पर अमेरिका, जापान और यूरोप के तमाम मुल्क साथ आ सकते हैं। इस सब के बीच रूस ने अब एग्रेसिव स्टेटमेंट देना भी शुरू कर दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अब दुनिया में पहले जैसे हालात नहीं रहे। नाटो के विस्तारवाद का विरोध करेंगे। रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को खुली धमकी दी, अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में जाएंगे तो सिचुएशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इससे पहले रूसी सांसद कह चुके हैं कि फिनलैंड को नाटो में जाने की भारी कीमत चुकानी होगी। अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनमें और अब की सिचुएशन में काफी सिमिलैरिटी है। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले 1936 में राइनलैंड पर कब्जा किया था। उसी तरह रशिया ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। जर्मनी ने 1938 में ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड यानी अब के चेकोस्लोवाकिया को मिला लिया। उसी तरह रूस की सेना अब यूक्रेन के डोनबास रीजन पर संपूर्ण कब्जे का प्लान बना चुकी है। पुतिन डोनबास को रूस से मिलाना चाहते हैं। जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया, लेकिन ये जंग जारी है। दूसरे वर्ल्ड वॉर की बड़ी वजह यह भी थी कि वर्साय की संधि के बाद जर्मनी को ग्लोबली आइसोलेट कर दिया गया था। उसी तरह से रूस को भी वैश्विक स्तर पर लगातार दरकिनार किया जा रहा है। UNHRC से बाहर कर दिया और तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। कहते हैं इतिहास खुद को रिपीट करता है। जिस तरह से हालात बन रहे हैं, खेमे बट गए हैं, उससे तो लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध का सीन फुल एंड फाइनल हो चुका है। और इस सब के बीच में आज एक चिंताजनक खबर यह है कि आज जर्मन चांसलर की बातचीत हो रही है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से। इसमें क्या कुछ निकलता है ये देखने वाली बात है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।